नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंतिश एजुकेशन पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने इस चैप्टर में न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे, यानी कि ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का हम लोगों ने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है मेरे भाई, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम लोग कंडक्टिंग जोन कहते हैं और दूसरा को हम लोग रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज जोन कहते हैं। कंडक्टिंग जोन में जो होती है मेरे भाई, उसमें एक्सटर्नल नो ऑस्ट्रिल यानी कि एक्सटर्नल नो ऑस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल के भाग को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, कंडक्टिंग जोन कहते हैं। और रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज जोन में जो होती है मेरे भाई, एल्वुलर डक्ट टू एल्वुलाई, यानी कि एल्वुलाई में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसलिए इसे हम लोग एक्सचेंज जोन कहते हैं या फिर रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं। और कंडक्टिंग जोन में एक्सटर्नल नो ऑस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल के भाग को हम लोग कंडक्टिंग जोन कहते हैं। कंडक्टिंग जोन में क्या होता है मेरे भाई, तो इसमें एयर जो होती है बॉडी के टेम्परेचर तक आता है। बाहरी जो होती है एयर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है मेरे भाई, पर इसको हम लोग बॉडी के टेम्परेचर तक लाते हैं। बियर एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, हम लोग एयर को ह्यूमिडिफाई करते हैं और फिर उसका ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, और डस्ट पार्टिकल को भी हम लोग शुद्ध करते हैं, यानी कि उसको बहुत बढ़िया से फिल्ट्रेट करके हम लोग कहाँ तक लेकर आते हैं मेरे भाई, एल्वुलाई तक लेकर आते हैं। दोस्तों, एल्वुलाई क्या होता है मेरे भाई, एल्वुलाई जो होती है वह प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। एल्वुलाई क्या है मेरे भाई, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। और इसमें एल्वुलाई में हाईली वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हम लोग, ये आप सभी देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या हो गया, एल्वुलाई हो गया। और इसमें हमारा क्या है, जो हमारा इस तरह के हमारे पास में स्ट्रक्चर दिख रहा है, हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। और ये हमारा क्या, पल्मोनरी कैपिलरी है। तो ये एल्वुलाई, पल्मोनरी कैपिलरी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और एल्वुलाई में क्या, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन यानी कि एल्वुलाई से पल्मोनरी कैपिलरी में जाएगा, और पल्मोनरी कैपिलरी कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पल्मोनरी कैपिलरी से कहाँ चला जाएगा, एल्वुलाई में चला जाएगा। तो आप सभी देख सकते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेज जो होती है मेरे भाई, उसके 3 लेयर होते हैं। वो एक हमारा नॉन सेलुलर लेयर है जिसे हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, दूसरा हमारा एल्वुलर एपिथेलियम है, और तीसरा हमारा क्या है, एंडोथेलियम है। तो दोस्तों, लंग्स की बात करते हैं। तो लंग्स हमारा क्या, लंग्स जो होती है कवर्ड विद डबल मेम्ब्रेनस प्लूरस, जो लंग्स होती है मेरा डबल मेम्ब्रेनस प्लूरस से कवर होती है। एक को हम लोग आउटर कहते हैं, दूसरा को हम लोग इनर कहते हैं। आउटर जो होती है उसे हम लोग पैराइटल प्लूरा कहते हैं, और इनर जो होती है उसे हम लोग विसरल प्लूरा कहते हैं। आप सभी देख सकते हैं, हमारा राइट लंग्स हो गया, अरे हमारा लेफ्ट लंग्स हो गया, टू वर्ड्स लंग्स हो गया, टू वर्ड्स लंग्स हो गया, आप सभी समझ गए होंगे। और ये जो हमारा होती है मेरा पैराइटल प्लूरा होती है, और जो लंग्स, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स के बीच में जो जगह होती है उसे हम लोग टुवर्ड्स थोरैसिक चैम्बर भी कहते हैं। तो आप सभी समझ सकते हैं, बिटवीन प्लूरल फ्लूइड की बात करें तो जो और इस दोनों लंग्स के बीच में हमारे क्या, प्लूरल फ्लूइड्स पाए जाते हैं। तो प्लूरल फ्लूइड्स क्या काम करते हैं मेरे भाई, यह फ्रिक्शंस को रिड्यूस करते हैं। आप सभी देख सकते हैं राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स यानी कि लेफ्ट लंग्स में एक नोच पाया जाता है, इसे हम लोग कार्डियक नोच कहते हैं। समझ गए होंगे, ये कार्डियक नोच इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है मेरे भाई, हार्ट पाया जाता है, इसलिए हमारे पास में थोड़ा इस तरह का जगह होता है, नोच पाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक नोच कहते हैं। तो दोस्तों, आप भी समझ सकते हैं, जैसे कि थोरैसिक चैम्बर जो होती है मेरे भाई, थोरैसिक चैम्बर कहाँ सिचुएटेड होती है, लंग्स में सिचुएटेड होती है। थोरैसिक चैम्बर जो होती है मेरे भाई, उसमें स्टर्नम होता है, रिब्स होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, डायफ्राम होता है। थोरैसिक चैम्बर में जो स्टर्नम होता है मेरे भाई, वेंट्रली होती है, यानी कि स्टर्नम जो होती है वो आगे की ओर होती है। रिब्स जो होती है लेटरली यानी कि पार्श्व में होती है। वर्टिब्रल कॉलम जो होती है डोर्सल होती है, पीछे होती है। और डायफ्राम जो होती है वह बेलो होती है, यानी नीचे होती है। तो दोस्तों, अब हम लोग समझने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में, जो आज का इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग यानी कि डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल यानी कि ISCM के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इंटरकोस्टल मसल जो होती है वह मसल और रिब्स के बीच में पाया जाता है। मसल और रिब्स के बीच में जो जगह होते हैं मेरे भाई, मसल्स पाए जाते हैं, उससे हम लोग इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। इंटरकोस्टल मसल जो होती है 2 तरह की होती है, एक को हम लोग इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, और दूसरा को हम लोग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो होती है इनसाइड होती है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती है वह आउटसाइड होती है। तो दोस्तों, आप सभी समझ सकते हैं ब्रीथिंग का मतलब होता है एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ब्रीथिंग का मतलब होता है हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में जब हम लोग एयर को लेकर आते हैं तो उसे हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं मेरे भाई। पार्शियल का मतलब क्या होता है, ये हमारा आप सभी देख सकते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस, इंडिविजुअल गैस प्रेशर इन मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें बहुत सारे हवा है मेरे भाई, बहुत सारा एयर है, और ये हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में चला जाएगा, तो इसलिए हम लोग पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो आप PO2 का जहाँ लिखा हुआ होगा मेरे भाई NCR
में आप एनसीईआरटी में आप समझ सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, PCO2 का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नॉर्मल इनहेलेशन यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और इनहेलेशन कहलाता है, और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन कहते हैं। तो नॉर्मल इनहेलेशन कब होगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आउटसाइड में ज़्यादा है वॉल्यूम और इनसाइड हमारा कम होगा, और आउटसाइड में 760 mmHg हमारा जो है फिक्स होती है। पार्शियल प्रेशर इनसाइड की बात करते हैं तो डिक्रीज है, तो वॉल्यूम इनसाइड क्या होगा मेरे भाई, इंक्रीज करेगा। तो आप सभी देख सकते हैं पार्शियल प्रेशर पर इनसाइड अगर डिक्रीज है तो वॉल्यूम इनसाइड जो होती है, यहाँ पर एक दिया गया पार्शियल प्रेशर जो होती है वो पार्शियल प्रेशर अगर ज़्यादा रहेगा तो वॉल्यूम ज़्यादा है तो वॉल्यूम हमारा कम होगा। ये दोनों क्या होते हैं मेरे भाई। और वॉल्यूम ऑफ इनसाइड की बात करते हैं तो एक डायफ्राम होता है, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है। डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो मेरे भाई, तो इसमें डायफ्राम फ्लैट होगा, बिकम फ्लैट हो जाएगा। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब्स एंड स्टर्नम मूव आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स होगा तो वॉल्यूम क्या होगा मेरे भाई, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा डॉर्सोवेंट्रली। और हमारा डायफ्राम हो क्या मेरे भाई, अगर फ्लैट होगा तो वॉल्यूम क्या इंक्रीज करेगा, एंटीरियर पोस्टीरियरली। अगर दोनों में अगर हमारे पास में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर प्रेशर हमारा कम, अगर प्रेशर कम है तो एयर क्या होगा, कम इनसाइड होगा, यानी इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इनहेलेशन हो जाता है। और नॉर्मल एक्सहेलेशन क्या है मेरे भाई, तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होगा और हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स है तो रिब्स एंड स्टर्नम क्या होगा, इनवर्ड होगा और डाउनवर्ड होगा। और वॉल्यूम अगर हमारे पास में डिक्रीज है मेरे भाई तो डायफ्राम रिलैक्स होगा, बिकम डाउन फ्रॉम फ्लैट, एंड वॉल्यूम डिक्रीज करेगा एंटीरियर पोस्टीरियरली। और हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स अगर रिलैक्स और रिब्स एंड स्टर्नम इनवर्ड एंड डाउनवर्ड है तो डोम वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा डॉर्सिवेंट्रली। और फ्लैट प्रेशर जो होती है एयर आउटसाइड। तो दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एब्डोमिनल मसल कैन बी यूज्ड फॉर फोर्सफुल ब्रीथिंग। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो होती है एब्डोमिनल मसल होती है, कैन बी यूज्ड फॉर फोर्सिबल ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। तो दोस्तों आप सभी चलिए एक बार हम लोग एनसीईआरटी से भी रीड कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में पढ़ने वाला है। तो ब्रीथिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस, इसमें 2 स्टेज होते हैं। एक को हम लोग इंस्पायरेशन कहते हैं, दूसरा को हम लोग एक्सपायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड ड्रॉन, यानी कि हवा अंदर लेते हैं। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट, यानी कि जो हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे हम लोग बाहर छोड़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इन कैरी आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच में क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। इंस्पायरेशन जो होती है can occurs if their pressure within the lungs intrapulmonary pressure is less than इंस्पायरेशन तब होगा जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, तो हमारा क्या होता है, इंस्पायरेशन होता है। देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर, इसे हम लोग नेगेटिव प्रेशर कहते हैं। द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली द एक्सपायरेशन जब होता है जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होती है हायर होती है, तब हमारा क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है। द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स की बात करते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम स्पेशलाइज्ड मसल्स, द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल between the ribs help in the generation of such gradients. Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm. Inspiration तब होता है जब contracts करता है diaphragm and which increase the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis. The contraction of external intercostal muscles lifts up the ribs and the sternum, causing an increase the volume of the thoracic chamber in the dorsoventrally axis. The overall increase the thoracic volume causes similar increase in pulmonary volume and increase in pulmonary volume decrease in the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs. The inspiration क्या होता है, आप फिगर 14.2 का ये देख सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये हमारा क्या रिब्स एंड स्टर्नम क्या हो रहा है मेरे भाई, राइज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मेरे भाई। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हमारे क्या वॉल्यूम क्या इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एटमॉस्फेरिक एयर क्या है मेरे भाई, यहाँ जा रहा वॉल्यूम इंक्रीज है तो यहाँ पर प्रेशर कम है। अगर प्रेशर कम है तो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर ज़्यादा, एटमॉस्फेरिक एयर ज़्यादा और हमारा में लंग्स में कम है तो हमारा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में चला जाएगा, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। और ये हमारा वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीज हो जाएगा। आप सभी समझ गए ये हमारा क्या हो गया, इंस्पायरेशन हो गया। तो आप सभी रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, अब जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स करेगा, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटर कोस्टल मसल रिटर्न द डायफ्राम
diaphragm and sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and therapy the pulmonary volume. This leads to an increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the explosion of air from the lungs. That is expiration. Expiration तो जब डायफ्राम जो होती है रिलैक्स कर जाती है, यानी कि जब डायफ्राम रिलैक्स करेगी तो इसमें वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हमारे पास में कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारे पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और हमारा वॉल्यूम अगर हमारे लंग्स में ज़्यादा हो गया प्रेशर, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाएगा, और हमारे लंग्स में ज़्यादा प्रेशर है और हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में कम प्रेशर है तो हमारा लंग्स से आउटसाइड चला जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। समझ जाएंगे। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन एंड एवरेज अ हेल्थी ह्यूमन ब्रेथ जो होती है, एक जो हेल्थी ह्यूमन होती है मेरे भाई 12 से 16 टाइम पर मिनट हम लोग हवा को अंदर और बाहर लेते हैं मेरे भाई। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर, और इसको हम लोग चेक करने के लिए मेरे भाई एक स्पायरोमीटर का यूज करते हैं, हेल्पिंग क्लिनिकल असाइनमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। तो दोस्तों हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में हम लोगों ने पूरा जानकारी जाना है, और यहाँ से भी हमारे फिगर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।